नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान के भाग 4 के बारे में। भाग 4 में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 5 संघ के बारे में। तो पहले एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाग 5 में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इनके पद के बारे में पढ़ना है, इनका कार्यकाल पढ़ना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यानी इन दोनों पदों को हटाने की प्रक्रिया संविधान में क्या है, और उपराष्ट्रपति हमारा सभापति के रूप में कैसे काम करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में। इसके बारे में संसद के बारे में, संसद में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। हालांकि संसद बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला करके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। हालांकि उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये एक राजनीतिक पद है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और अटॉर्नी जनरल, और फिर उसके बाद बजट। बजट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं है, इसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है इसमें। भारतीय गणतंत्र का सबसे बड़ा निर्वाचित पद है। इसका कहने का क्या मतलब है कि सबसे बड़ा निर्वाचित पद है? देखिए, राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद ऐसा नहीं है जो चुनाव जिसका होता हो, जो निर्वाचन के द्वारा होता हो। आप समझते हैं भारतीय गणतंत्र, यानी कि ये भारतीय गणतंत्र कहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम कहते हैं कि इंडिया हमारी रिपब्लिकन कंट्री है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बड़े और संवैधानिक पद हैं वो सब चुनाव के द्वारा होकर के जाते हैं, यानी निर्वाचित पद होते हैं। राष्ट्रपति का पद जो है उसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद हमारा होता है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष ये पद है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 53 के बारे में। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति को कार्यपालक प्रधान के रूप में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा हमारा वो संविधान का कार्यपालक प्रधान होगा। कार्यपालक प्रधान कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्यपालक प्रधान इस वजह से कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जैसे प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार है। कौन कौन सी नियुक्तियां इसमें होती हैं? जैसे वो पीएम की नियुक्ति करता है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कानून बनाने पर जो अंतिम निर्णय होता है वो भी राष्ट्रपति का होता है। देखिए, कानून कैसे बनता है? कानून पहले किसी एक सदन में पास होता है, लोकसभा या राज्यसभा में। फिर दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। अगर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो कानून पूरी तरह से निर्मित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कानून बनाने का जो अंतिम निर्णय होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। आपातकाल लगाने का अधिकार, आपातकाल लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 54 के बारे में कि 54 में कहा क्या गया है। 54 में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात की गई है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। और इसके लिए एक स्पेशल निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो उसमें देखिए, लोकसभा भाग लेगी हमारी, उसमें हमारी राज्यसभा भाग लेगी, उसमें विधानसभा भी भाग लेती है। लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे और विधान परिषद भाग नहीं लेंगे। तो मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि मान लीजिए जो प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति है वो दूसरी बार भी तो उम्मीदवार बन सकता है, और जब वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा तो जितने सदस्यों को उसने मनोनीत किया है, जाहिर सी बात है कि वो सारे सदस्य उसी राष्ट्रपति को वोट देंगे। इसमें यूटी भाग नहीं लेते हैं, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर
विधानसभाएं नहीं होती हैं। अभी दिल्ली और पुदुचेरी इन दो जगहों पर विधानसभाएं हैं, तो ये दोनों भाग लेते हैं हमारे उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो नए यूटी बने हैं, तो लद्दाख में तो है ही नहीं विधानसभा, तो उसकी कोई बात ही नहीं है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा या नहीं लेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर पर बात आके टिक जाती है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक तो भाग नहीं लेगा, क्योंकि आर्टिकल 54 में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है। दिल्ली पुदुचेरी की जगह पर और उसके साथ में जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। और अशोका विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट ने, शुभम छेत्री, उसने एक आरटीआई दायर की थी, तो उस आरटीआई में भी बताया गया था कि जम्मू कश्मीर अभी तक तो किसी भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। और इसकी विधि जो होती है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस पद्धति द्वारा होता है या किस विधि द्वारा? तो वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 55 के बारे में। आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 55 में यह बोला गया है कि न्यूनतम वोट के बारे में बात की गई है। कह रहा है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार न्यूनतम वोट तक ना पहुंचे, यानी कि न्यूनतम वोट तक ना पहुंचे, तो चुनाव दोबारा किए जाएंगे, चुनाव दोबारा होंगे। तो ये न्यूनतम वोट निकालते कैसे हैं? इस न्यूनतम वोट निकालने का यह फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले से न्यूनतम वोट निकाला जाता है। तो आज हम लोग यहीं पढ़ते हैं, आगे से डिस्कस करेंगे आर्टिकल 56 से। धन्यवाद।